गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिजाइनिंग ऑफ एंड बेयरिंग स्टिफनर के बारे में डील करेंगे। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो वहां पे मैंने डिटेल में प्लेट गर्डर के बारे में बता दिया था, क्यों इसको बनाते हैं, और उसके अलावा मैंने स्टिफनर के कुछ कोडल प्रोविजन थे जिसके बारे में हमने अच्छे से डील किया था। आज उसके डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, एंड बेयरिंग स्टिफनर क्या होता है और जो आपका वर्टिकल स्टिफनर क्या होता है। इनके कुछ कोडल प्रोविजन है जो अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, तो हम लोग उसके बारे में डील करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे डील करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है डिजाइन ऑफ एंड बेयरिंग स्टिफनर, दैट इज डिजाइन ऑफ एंड बेयरिंग स्टिफनर। तो डिजाइन ऑफ एंड बेयरिंग स्टिफनर, ठीक है, हम लोग डिजाइन करेंगे एंड बेयरिंग स्टिफनर के बारे में। चलो अभी होता क्या है, एक एक पॉइंट करके डील करेंगे और डायग्राम के साथ डील करेंगे। देखो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम के माध्यम से अगर समझोगे तो बेटर रहेगा। सपोज दैट दिस इज द आई सेक्शन, और इस आई सेक्शन में आपने क्या किया है, इस आई सेक्शन को आपने कनेक्ट करा दिया है। सपोज दैट कि आपने यहाँ पे आपने अप्लाई किया है एक प्लेट को, एंगल सेक्शन को, और सबको मिला करके आपने यहाँ पे चीज़ों को बना दिया। तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे। दिस इज द आई सेक्शन, और आई सेक्शन के माध्यम से आप इसको जोड़ दोगे। तो ये तो हो गया आपका आई सेक्शन, ठीक है। चल अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपने जो अप्लाई किया वो आपने अप्लाई किया, ये यहाँ पे आपने एंगल सेक्शन अप्लाई किया। तो कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, दिस इज द एंगल सेक्शन, दिस इज द एंगल सेक्शन, और आप इधर भी लगाओगे तो ये भी हो जाएगा आपका एंगल सेक्शन। फिर आप यहाँ पे लगाओगे, दिस इज आल्सो एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन को यहाँ पे लगा देते हैं ताकि मजबूती आपकी अच्छी रहे। तो कुछ देखने में ऐसा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फिलर प्लेट यूज करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि डायरेक्ट अगर स्टिफनर अगर वेब के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा तो उससे फर्क क्या पड़ता है। तो ये है आपकी फिलर प्लेट, तो इसको फिलर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से चीज़ों को जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। ये है आपका स्टिफनर, ये है आपका स्टिफनर, ठीक है, ये है आपका स्टिफनर, ठीक है, ये है स्टिफनर आपका, सॉरी दिस इज द स्टिफनर। कुछ ऐसा देखने में आपको दिखाई पड़ेगा। ये चीज़ ऐसे नहीं देख पाओगे, ये चीज़ आपको ऐसे दिखेगी। सपोज दैट कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उधर से सामने से देखोगे जाकर के। सपोज दैट कि आप रेलवे ट्रैक पे चल रहे हो, तो ये चीज़ जो आपको दिखाई पड़ेगी ये साइड से नहीं दिखाई पड़ेगी, जिस डायरेक्शन में चल रहे होगे उसके आगे से देखोगे तब आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चल ये तो हो गया आपका दिस। यहाँ पे स्मॉल L1 हम मान लेते हैं, दिस इज द nth, दिस इज द लेंथ, दिस इज द L1, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कराते हैं आपका रिविट और बोल्ट के माध्यम से इसको जोड़ देते हैं। इस तरीके से आप इसको जोड़ के बनाते हो। दिस इज कॉल्ड रिविट, या बोल्ट कुछ भी लगा सकते हो जो आपकी मर्जी, लेकिन ज़्यादातर आपके बोल्ट यूज होते हैं। दिस इज कॉल्ड फिलर प्लेट। फिलर प्लेट, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि फिलर प्लेट यूज क्यों करते हो, तो उसका रीजन मैं अभी बताता हूँ। फिलर प्लेट, और ये है आपका एंड बेयरिंग स्टिफनर। एंड, इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ से जोड़ते हैं, इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करा देते हैं। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंड बेयरिंग स्टिफनर, ठीक है। ये हो गया आपका एंड बेयरिंग स्टिफनर। इसके बीच में देखो होता क्या है, ये तो आपको कैसे दिखाई पड़ेगा। सपोज दैट कि इसके ऊपर ट्रैफिक चलती है, इस डायरेक्शन में, बोर्ड के अंदर डायरेक्शन में आपकी क्या जाएगी, ट्रैफिक जाएगी। और ज़्यादातर हम लोग जब देखते थे सेक्शन, जो अभी तक डायग्राम बनाते थे पहले डायग्राम, वो हम लोग साइड से देखते थे। कहाँ से देखते थे, साइड से, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे फिलर प्लेट हो गई आपकी, और सारी कहानी को हम यहाँ पे डील करेंगे। इसको फिलर प्लेट भी बोलते हैं या पैकिंग प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकिंग। तो फिलर प्लेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो स्टिफनर है, ये है आपका स्टिफनर, ये है आपका स्टिफनर, और अगर इस स्टिफनर को डायरेक्ट वेब के कांटेक्ट में कर देंगे तो बकल हो सकती है, क्रश हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं, बीच में हम लोग क्या करते हैं, फिलर प्लेट को लगा देते हैं। इसलिए इसका फिलर प्लेट का यूज किया जाता है। तो पहला पॉइंट इसका हम मेंशन करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला पॉइंट 1 है
कह रहा है, दिस द फर्स्ट पॉइंट, दे आर डिजाइन एज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में सीधे पूछा है, दे आर डिजाइंड एज इमेजिनरी, दे आर डिजाइंड एज, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं इंड बियरिंग स्टिफनर की, और दे आर डिजाइन एंड इमेजिनरी कॉलम विथ both ends is fixed, whose effective length जिसको मैं बोलूंगा L effective is equal to 0.7 L1। ये आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बेहतरीन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। पहली बात तो यही पूछ लेगा सीधा क्वेश्चन कि इंड बियरिंग को आप कैसे डिजाइन करते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन गया कि इसको एज ए इमेजिनरी कॉलम की तरह हम डिजाइन करते हैं और बोथ इंड फिक्स मान के, फिक्स इसलिए मान लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स हो क्या रहा है कि जितना एंगल सेक्शन आप यहाँ पे यूज करते जाओगे, जितना आप एंगल सेक्शन यहाँ पे बनाते जाओगे, चीजों को जोड़ते जाओगे, तो जितना आप एंगल सेक्शन यहाँ पे जोड़ते जाओगे इससे फर्क क्या पड़ता है, थोड़ा ज्वाइंट की फिक्सिटी बढ़ने लग जाती है। तो आपकी जो लेंथ आएगी इफेक्टिव वो आएगी 0.7 × 11। कहाँ से निकलेगी, क्योंकि बकलिंग अब यहाँ से ही सिर्फ होगी, जहाँ जहाँ आपने लगा रखा है एंगल सेक्शन को वहाँ से बकलिंग नहीं होगी, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी यहाँ से बकलिंग होगी। तो कुल मिला के इसकी जो लेंथ आएगी लगभग ये आएगी आपकी 0.7 L1। दिस इज द 0.7 L1, तो दिस इज कॉल्ड 0.7 L1। तो इस तरीके से समझा जाता है कि जहां तक एंगल लगाओगे वहां तक फिक्स की तरह बिहेव करेगा, उसके बाद की जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड आपकी क्लियर इफेक्टिव लेंथ। तो ये हो जाएगी आपकी इफेक्टिव लेंथ इसके बीच में, तो दो की होगी 0.7 × L1। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर देता हूं कि व्हाट इज द L1। L1 जो है इसको पैरामीटर में मेंशन करता हूं, लेंथ ऑफ बियरिंग स्टिफनर्स between flange angles as shown in figure। मैंने फिगर में जो बताया वही है आपका। तो क्या है लेंथ बियरिंग स्टिफनर, इट इज द लेंथ ऑफ बियरिंग स्टिफनर बिटवीन फ्लेंज एंगल। देखिए फ्लेंज के जो एंगल है ना, ये है एंगल सेक्शन पूरा आपने बनाया और इसका फ्लेंज ये है, वेब ये है। तो ये जो फ्लेंज पोर्शन है ना, इससे लेकर के इसके फ्लेंज तक की जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड क्लियर स्पैन, दैट इज कॉल्ड L1। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और मैंने पूरा देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस SSC JEE ने, और चाहे वो IES हो, बहुत सारे क्वेश्चन स्टिफनर से पूछ रखे हैं। चलो, सिंस बियरिंग स्टिफनर्स आर डिजाइंड एज, क्योंकि हम लोग इसको डिजाइंड एज कॉलम करते हैं, डिजाइंड एज कॉलम की तरह डिजाइन करते हैं, तो इसकी कॉलम की कुछ प्रॉपर्टी होंगी। दे शुड बी वर्टिकल। देखिए कॉलम की खास बात क्या होती है, दे शुड बी वर्टिकल। कॉलम क्या है आपका, दे शुड बी वर्टिकल। कॉलम आपका क्या होना चाहिए, वर्टिकल, तभी तो आप कॉलम बोल पाओगे। क्या बकल कर जाएगा तब कॉलम बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। कॉलम एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। तो अगर आपने इसको कॉलम माना है तो सिंस आपको डिजाइन भी करना पड़ेगा एज अ वर्टिकल मेंबर, तो वर्टिकल मेंबर की तरह आपको डिजाइन करना पड़ेगा। एंड शुड नॉट बी बेंड, एंड should not be bent or juggled। ये नाम एक आपको एग्जाम में मिल सकता है, जगल्ड का मतलब होता है कि चीजों को थोड़ा सा मोड़ देना। जैसे आपने देखा होगा गांव में कोई भी जैसे रेनफोर्समेंट होता है आकर के इसको घुमा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जगलिंग। तो जगलिंग का मतलब होता है बेंट कर देना या उसको जगल्ड कर देना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जगलिंग। तो इसको हम लोग जगल नहीं करते हैं। जो इंड बियरिंग स्टिफनर होते हैं डिजाइन करना होता है कॉलम की तरह, और कॉलम को हमेशा वर्टिकल रखना होता है, इसलिए इसकी जगलिंग और इसकी बेंटिंग आपकी नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको लिख देता हूं, जगल्ड टू टच, ताकि ये टच ना कर सके। द वेब प्लेट मस्ट बी फिल्ड बाई, इसको फिल्ड किया जाता है, फिल्ड बाई
फिलर प्लेट। अब आप देख सकते हो इसको हम लोग जब एंड बियरिंग डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग जॉगलिंग करते हैं जहाँ पे भी करना पड़ता है तो इसके पहले हम लोग क्या कर देते हैं, जगल तो आप कर नहीं सकते, जॉगलिंग का मतलब समझो। जगलिंग का मतलब ये होता है कि ये जो हम लगा रहे थे चीज़ों को, इसको थोड़ा घुमा देते या इसको यहाँ पे मोड़ देते, कुछ भी कर देते, वो तो हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिलर प्लेट यूज़ कर देते हैं। फ्लेयर प्लेट से क्या होता है, इसकी बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है, ताकि आप किसी भी रिविट और बोल्ट की सहायता से जब इसको बनाओगे ना तो क्लैंपिंग एक्शन बहुत अच्छा होगा। इसलिए फिलर प्लेट को यूज़ कर देते हैं ताकि जब भी बोल्ट टाइट करो स्टिफनर अपनी पोजीशन में बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिलर प्लेट को यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे खाली जगह बच जाएगी ना तो सही से जब बोल्ट आप लगाओगे तो सही से कसाव या उसको क्लैंपिंग एक्शन बोलते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। चल नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, पॉइंट नंबर 3। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं मार्कर चेंज करता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े सही से। चल थर्ड पॉइंट टू बी मेंशन, तीसरा पॉइंट से कह रहा है सिंस दे आर डिजाइंड एज कॉलम, सिंस दे आर डिजाइंड एज अ कॉलम, क्योंकि हम इसको डिजाइन करते हैं एज ए कॉलम तो क्या कह सकते हैं, द एंड्स ऑफ सीधे ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पूछे गए, आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। द एंड्स ऑफ बियरिंग स्टिफनर, द एंड्स ऑफ बियरिंग स्टिफनर्स should have tight bearing between the flange angles so that, अब इस कहानी को पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं, so that they can act as कॉलम। ये कॉलम की तरह आपका क्या करना चाहिए, बिहेव। देखो कैसे, दे आर डिजाइंड एज कॉलम, द एंड्स ऑफ बियरिंग स्टिफनर, ये हैं आपके एंड इसके एकदम अंत है। शुड हैव टाइट बियरिंग बिटवीन द फ्लेंज एंगल, फ्लेंज एंगल के बीच में टाइट बियरिंग होनी चाहिए, मतलब ये जो फ्लेंज एंगल आपने लगा रखा है इसकी टाइट बियरिंग होनी चाहिए। तो ये जो बोल्ट आप रिविट लगा रहे हो इसकी क्या होनी चाहिए, आपकी टाइट बियरिंग होनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएं। ओके चल अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है चौथा पॉइंट, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इमेजिनरी कॉलम, ऑफ द imaginary column is taken as the cross sectional area of outstand leg of bearing stiffeners, ठीक है। अब ये पूरी बात क्लियर कर देते हैं, bearing stiffeners and web area, इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईएएस ने पूछ रखा है। एंड वेब एरिया whose length 40 into TW, 40 टाइम क्या होता है, TW होता है, as shown in फिगर में दिखाया गया है, as shown in figure। चल इसका ग्रास एरिया जो निकल के आता है AG इजकल टू, फार्मूला होता है क्या, 4 टाइम आउटस्टैंड लेग, आउटस्टैंड का जो एरिया आएगा, आउटस्टैंड लेग एरिया, जो आउटस्टैंडिंग में लेग एरिया उसका एरिया लेंगे हम लोग, प्लस वेब एरिया। और ये वेब एरिया किसके बराबर होगा, मैं लिख देता हूँ 40 इंटू TW, ये होता है आपका एरिया। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या है, डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, और उस डायग्राम की सहायता से हम लोग इसको समझेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे, पहले आप इसको चाहो तो कॉपी कर लो, फिर मैं डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें बताता हूँ।
कि कैसे हम चीज़ों को डील कर सकते हैं, किस माध्यम से। पहले आप इस चीज़ को लिख लीजिए, फिर मैं एक एक चीज़ करके समझा दूँ आपको, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको है क्या, कि ये जो आपके कॉलम की तरह डिज़ाइन करना है आपको इंड बियरिंग स्टिफनर, क्योंकि इंड पे हैं तो इंड पे ज़्यादातर आप कॉलम में डिज़ाइन करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम यही कहानी आगे डील करेंगे कि ए एज इक्वल टू 4 टाइम ये कैसे लिया गया, और इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इस डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, उसको मैं अभी रफ नहीं करूँगा क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उसको पढ़ा रहना देते हैं, बाकी सारी चीज़ें डील करते हैं। इस डायग्राम को समझाऊंगा अभी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस कि कैसे हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें, क्योंकि ईएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो उस बात को हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि फर्दर कभी एसएससी जेईई में क्वेश्चन आ गया तो हम उसको कर ले जाएंगे। इसलिए स्टिफनर को डील करना जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत मेजर पार्ट है, मतलब किसी भी डिजाइनिंग का। जितने भी रेलवे गर्डर आपने देखा होगा ब्रिज में यूज होते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टिफनर दिखाई पड़ जाएगा। आप कहीं पे भी जाके देख लीजिएगा, जो भी स्टील ब्रिज आपको मिलेगा, चाहे इलाहाबाद का यमुना ब्रिज देख लीजिए या दिल्ली में यमुना ब्रिज है, तो जहाँ जहाँ आपको ब्रिज मिलेंगे वहाँ वहाँ आपको गर्डर मिलेगा, और गर्डर मिलेगा तो आपको साथ में स्टिफनर भी मिलेगा। तो वो सारी कहानी आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता हो जाएगा कितनी डिस्टेंस पे क्या रखा जाता है, सारी कहानी आपको लगभग क्लियर हो जाएगी। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले इसको कट करते हैं। सपोज दैट मैंने इसको कट किया, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे, चलो दूसरे मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आए। देखो क्या करना है, इसको कट करते हैं बस समझने के लिए। ऐसे समझ लेते हैं कि ये 1 1 है, इसको यहाँ से कट कर दिया। क्या किया, इसको जा करके ऐसे कट कर दिया। अब इसको कट करने के बाद जो इसका डायग्राम आएगा मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, इसको कट करने के बाद जो डायग्राम आ रहा है, हालांकि ये डायग्राम आपको वर्टिकल दिखाई पड़ रहा है, मैं इस डायग्राम को आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा। इसको कट करने के बाद आप निकालिए और इसको हॉरिजॉन्टल रखिए। तो हॉरिजॉन्टल रखने पे कुछ जो दिखाई पड़ता है वो कुछ इस तरीके से, ये है इसका वेब पोर्शन, दिस इज कॉल्ड वेब पोर्शन। इसको आपने कट किया और उठा लिया यहाँ से, फिर आपने क्या यूज किया, फिलर प्लेट यूज किया। तो इसको फिलर प्लेट को भी हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिलर प्लेट को यूज कर लिया। ये है आपकी फिलर प्लेट। मैंने बताया नहीं उस चीज़ को, मैंने क्या किया, वर्टिकल थी उसको देखो वर्टिकली यहाँ से उठाइए और इसको फिर जाकर के हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। तो ये फिलर प्लेट आपको दिखाई पड़ जाएगी, और ये है आपका वेब, दिस इज कॉल्ड वेब, और जिसकी थिकनेस जो है ना फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड TW, ठीक। उसके बाद में आपने क्या लगा रखा है, एंगल सेक्शन लगा रखे हैं। तो मैं एंगल सेक्शन को दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ये है आपका एंगल सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल सेक्शन। ऐसे कुछ लगा दिया जाता है, थोड़ा ज़्यादा बन गया है, इसको आप ऐसे कर लीजिए। सेम कहानी इधर भी रहेगी, ठीक है। ये कहानी आपकी यहाँ पे भी रहेगी, और कुछ इस तरीके से आप इधर भी बना सकते हो, ठीक है। चल, उसके बाद में चीज़ें आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ये है आपकी कहानी पूरी। फिर इसको आप जोड़ोगे किसकी सहायता से, इसको मैंने जोड़ दिया बोल्ट और रिविट की सहायता से। इसको भी यहाँ पे जोड़ दिया रिविट और बोल्ट की सहायता से। इसको टैग बोल्ट भी बोलते हैं ज़्यादातर, यहाँ तो खैर ज़रूरत पड़ेगी नहीं टैग की ज़्यादा। ये आपकी कहानी पूरी बन गई, ठीक है। चल, अब यहाँ पे सारी कहानी बन गई। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कोड ने प्रेफर किया है कि ये जो वैल्यू है यहाँ तक, ये आपको कोड ने बताया है 20 × TW रहता है लगभग, ठीक है। और इधर भी आपका रहता है 20 × TW,
ये है कहानी। तो ये कोड ने बताया था। चलो अब आपके पास देख सकते हो कितने आउट स्टैंड हैं, 4, 1 2 3 4। तो इस 4 को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ग्रास एरिया आप कितना लिखोगे, 4 इंटू, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 इंटू आउट स्टैंड लेग एरिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे फ्रेंड्स पूछा है इसलिए मैंने इसको करा रहा हूं। लेग एरिया प्लस ये आएगा आपका 40 टाइम जो कि वेब एरिया आएगा 40 इंटू TW। कैसे आया देखो क्या हो रहा है, ये 20 TW प्लस 20 TW इजकल टू 40 इंटू TW। ये हो जाएगी आपकी वेब की क्या लेंथ हो जाएगी। अगर मैं उसकी वेब की थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। अगर मेरे को एरिया मिल गया तो मैं यहाँ पे ग्रास एरिया निकाल सकता हूँ, क्या, वेब का एरिया प्लस उसके अलावा जो आपका एंगल का निकल के आता है 4 इंटू आउट स्टैंड लेग एरिया। तो आउट स्टैंड लेग एरिया जो भी निकल के आएगा उसको हम लोग इसके जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के आता है दिस। इस पे IAS ने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है जो अभी हम इसके बाद में देखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, ये तो हो गया उसका। 5th पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ द फ्लैट्स आर यूज, इफ द फ्लैट्स आर यूज्ड, अगर इसकी जगह एंगल की जगह पे अगर मैं फ्लैट यूज कर लूँ तो कहानी क्या होगी। इफ द फ्लैट्स आर यूज्ड एज बियरिंग स्टिफनर, बियरिंग स्टिफनर्स, then the cross sectional area of the imaginary column or effective area of bearing stiffener is given by, that is important, or this area is given as AG is equal to 2 times flat area plus web area। चलो ये कहानी तो सेम रहेगी, 2 टाइम फ्लैट एरिया। फ्लैट सेक्शन आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में कि बोल देगा कि इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन ऑफ थिकनेस दिस एंड डेप्थ इज दिस। और वेब एरिया सेम निकलेगा, कैसे, जैसे अभी निकाल लेते हैं 40 इंटू TW। अब इस कहानी को समझने के लिए फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ। सपोज दैट कि आपके पास ये है, आपके पास सपोज दैट दिस इज द वेब, ये है आपके पास वेब जिसको मैंने यहाँ पे कट करके बना दिया। तो मैंने कट किया था, इसी चीज़ को जब कट किया तो बाहर निकाल के मैंने बनाया। उसके बाद में आपके पास एक फिलर प्लेट होगी, एक आप इस साइड में यूज़ कर रहे हो और एक आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। और अब आप यहाँ पे जो लगा रहे हो वो फ्लैट सेक्शन लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, दिस इज द फ्लैट सेक्शन, दिस इज द फ्लैट सेक्शन। ठीक, ये है आपके पास फिलर प्लेट, दिस इज द फिलर प्लेट। ओके, चल, और उसके अलावा ये है आपका फ्लैट सेक्शन, दिस इज द फ्लैट सेक्शन जिसको आप यूज करो। इस फ्लैट की थिकनेस क्या है, दिस इज कॉल्ड TF। TF क्या है, फ्लैट सेक्शन है। सपोज दैट इंडियन स्टैंडर्ड मान लेते हैं 100 IS समझाने के लिए कर रहे हैं 5 mm। इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन है और जिसकी 100 मीटर क्या है, 100 mm इसकी डेप्थ है और 5 mm इसकी क्या है, थिकनेस है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाली, दिस इज 100 mm, दिस इज 100 mm। ओके, और दिस डिस्टेंस इज नॉट ग्रेटर देन 20 टाइम TF। कैसे, 20 तो है ही है, 5 से गुणा कर दोगे 20 पंचे कितना हो जाएगा, इसकी थिकनेस कितनी है, 5 mm। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए बस, दिस इज द 5 mm। और 5 mm को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज द 100। मतलब कोड ने ये भी कहा कि ये आपकी 100 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपके पास ये कोडल प्रोविज़न दे रखा है। अच्छा, इसके बाद में ये जो डिस्टेंस है फर्दर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द 20 इंटू TW। तो यहाँ पे भी 20 इंटू TW लिया जाएगा और यहाँ पे भी आपको 20 इंटू TW लिया जाएगा, सेंटर टू सेंटर इसकी डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि दिस इज द वेब, दिस इज कॉल्ड वेब, मैं लिख देता हूँ सारे टर्म, दिस इज कॉल्ड फिलर, दिस इज कॉल्ड फिलर प्लेट,
इसको बोलते हैं फिलर प्लेट। और यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दिस इज कॉल्ड फिलर प्लेट, इसको बोलते हैं फिलर प्लेट। और ये है आपका एंगल, लेग एंगल, लेग ऑफ एंगल, लेग ऑफ एंगल, ये सारी कहानी मैंने बता दी। और देखो यहाँ पे ये जो आपका वेब है इसकी थिकनेस जो होगी TW होगी। तो मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको चीज़ों को मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इससे ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, टू प्रिवेंट, ये जो कोडल क्राइटेरिया है 20 × TF से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, टू प्रिवेंट जो 20 × TF से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ फ्लैट। तो किसकी बकलिंग रोकना चाहिए, जो फ्लैट सेक्शन है अगर वो 20 × TF से ज़्यादा होगा तो उसके बकल होने के चांस ज़्यादा, क्योंकि देखिए जितना इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी उतने बकलिंग के चांस ज़्यादा। तो बस आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही मिल जाएगा कि बताइए कि कोड ने कितना रेफर किया है जो भी इसके सेंटर से डिस्टेंस दिए। अगर टोटल पूछता है तो 40 × TW करोगे, अगर उसके एक साइड की पूछता है तो 20 × TW बताओगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक ईएस में पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो ये कोड ने दिया था तो लगभग आपको ये रिमेंबर करके रखना है कि 20 × TW। तो आप देख सकते हो कि एरिया कैसे लिखोगे, 2 टाइम फ्लैट एरिया। 2 टाइम फ्लैट एरिया कैसे लिखोगे, ये है आपका 100 और ये है कितना 5। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखा देता हूँ, सपोज दैट 2 × इसका एरिया लिखना है तो सपोज दैट 100 × क्या लिखोगे 5 लिखोगे, प्लस 40 × TW, बाकी आप डायमेंशन पुट कर सकते हो। तो आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि फ्लैट सेक्शन मेंशन है या एंगल सेक्शन मेंशन है, दोनों बातों को आपको अच्छे से समझना है, फिर जाके ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो ध्यान है कि अगर आपका फ्लैट सेक्शन है तो 2 टाइम रहता है, अगर आपका एंगल सेक्शन रहता है तो उसकी लेग 4 बनती हैं। इसलिए आपको, क्योंकि देखिए क्या है फर्क कैसे पड़ा, देखो एंगल सेक्शन बनाते समय जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे एक एंगल सेक्शन यहाँ लगाओगे और सिंगल एंगल तो लगा नहीं रह सकते क्योंकि फिर मजबूती नहीं आएगी, तो डबल एंगल इधर लगाना पड़ेगा, डबल एंगल इधर निकालना पड़ेगा। जब 4 एंगल लग गए तो इसका मतलब 4 लेग भी बनेंगे, इसलिए 4 टाइम यहाँ पे एरिया आपका निकल के आता है। फ्लैट में अकेले काम चल जाता है, चाहे सिंगल लगाओ चाहे इधर लगाओ, तो फ्लैट सिंगल लगा सकते हो, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम है, क्योंकि एक इधर एक इधर तो 2 टाइम। तो इस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि नोट के माध्यम से मेंशन कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा गया है। द आउटस्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर, द आउटस्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर, जो आउटस्टैंड समझते हो बाहर की जो डिस्टेंस रहती है, ऑफ वेब स्टिफनर, तो जो वेब स्टिफनर है उसका जो आउट स्टैंड रहता है, दिस इज द वेब स्टिफनर, और इसका जो आउट स्टैंड रहता है, अगर मैं बात करूं कि अगर आपने ये स्टिफनर लगा के रखा है तो इसका जो आउट स्टैंड रहता है वो कितना रखा जाता है, द आउट स्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर इन टर्म्स ऑफ देयर थिकनेस, इन देयर टर्म्स ऑफ स्टिफनर, इन टर्म्स ऑफ देयर थिकनेस। इसके थिकनेस के टर्म में देख लो, 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो फ्लैट सेक्शन हो सकता है, दूसरा एंगल सेक्शन हो सकता है। तो मैं दोनों के बारे में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो फॉर एंगल सेक्शन क्या है, फॉर एंगल सेक्शन के केस में जो ये आपका आएगा दैट इज कॉल्ड स्टिफनर का जो दैट इन टर्म्स ऑफ देयर थिकनेस, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 250, दिस इज 256 T डिवाइड बाई √FY। ये फार्मूला निकल के आता है फॉर एंगल सेक्शन, जहाँ पे T क्या है, T इज द थिकनेस ऑफ एंगल, इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा एंगल की। उसके बाद में नॉट ग्रेटर देन 12T, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12T फॉर फ्लैट सेक्शन, और T क्या है, T थिकनेस ऑफ फ्लैट, T इज द थिकनेस ऑफ फ्लैट, थिकनेस ऑफ फ्लैट। तो आपको इस बात का एकदम ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है ईएस ने। क्या पूछ लिया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया था कि द आउट स्टैंड ऑफ द वेब स्टिफनर इन टर्म्स ऑफ देयर थिकनेस फॉर एंगल सेक्शन, ये आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, 256T
T अपन अंडर रूट FY 250 माइल्ड स्टील के केस में, और ये 12T फॉर फ्लैट सेक्शन। तो ये लगभग आप सॉल्व करोगे, देखो 250 का रूट अब निकालोगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है 16 के आसपास आ जाएगा, और ये थिकनेस, तो मतलब एंगल सेक्शन में ज़्यादा अलाउ कर सकते हो, और आपका किसका इस केस में जब फ्लैट सेक्शन होगा तो आप थोड़ा कम अलाउ करोगे। तो दिस इज कॉल्ड आउट स्टैंड। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो यहाँ से सेंटर से इधर साइड में, इसको बोलते हैं आउट स्टैंड। तो दिस इज कॉल्ड आउट स्टैंड, आउट स्टैंड। तो ये डिस्टेंस है जो कि आपकी नॉट ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, दिस इज द 256। इस केस में अगर आप लिखोगे दिस इज कॉल्ड आउट स्टैंड, तो इसके सेंटर से ये है जो आपका हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड आउट स्टैंड, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 256, दिस इज 256 डिवाइड बाई अंडर रूट FY। तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और फ्लैट के केस में ये वाली जो वैल्यू है दिस इज नॉट ग्रेटर देन 12T। तो ये कहानी आपकी यहाँ पे बता रहा है, सारी कहानी मैंने आपको बता दी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अब आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं चीज़ों को आगे डील करता हूँ, ठीक है। चल आगे बात करूँगा, अभी इसके वर्टिकल स्टिफनर के बारे में बात करूँगा। अभी तो एंड बियरिंग स्टिफनर के बारे में डील कर रहे थे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी चल पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब डील करना है हमको क्या, वर्टिकल स्टिफनर डिजाइन करना है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक में, कि आप इसको किस तरीके से डिज़ाइन करोगे एंड बियर, तो उसको कॉलम की तरह डिज़ाइन करेंगे। इसको जगलिंग नहीं कर सकते, इसको बेंट नहीं कर सकते एंड पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी इफेक्टिव लेंथ इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि इसको एरिया क्या निकल के आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 20 × TW इधर होगा, 20 × TW इधर होगा, ठीक। उसके बाद में फिर और चीज़ें बताई कि आउट स्टैंड आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ फ्लैट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बताया आउट स्टैंड आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डील कर ली, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ओके। चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डील करते हैं और सारी चीज़ें। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डील करेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं आपके, मैं आपको बताऊंगा कैसे चीज़ों को डील किया जाता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी, इसीलिए मैं ये कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें पहले ही डील कर दें, ताकि आपके क्वेश्चंस कोई डाउट ना आए आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें वहीं पे डील कर देता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट क्रिएट ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब जो डिजाइनिंग है वो है हमारे पास एंड बियरिंग, सॉरी एंड बियरिंग तो हो चुका। अब हम लोग वर्टिकल या इंटरमीडिएट की बात करेंगे, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस कि आपका वर्टिकल के बारे में कैसे डील करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी ईएस और आपके एग्जाम में दोनों में पूछा गया है, तो इसको डील करना जरूरी है। ये सब टॉपिक अक्सर लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं कि क्या करेंगे पढ़ के, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप इसको पढ़ के रखोगे तो फिर आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के ट्रेंड में कुछ भी नहीं पता, स्टील के कम से कम 12-13 क्वेश्चन हर साल आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे। तो इसलिए स्टील को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के रखो। एक बार अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद सिर्फ आपको कोडल प्रोविज़न याद करने। और कोशिश मैंने ये किया है कि जितने भी कोडल प्रोविज़न थे, अब आपको ऐसा नहीं कि बार बार कोड पढ़ोगे। देखो कोड में क्या है, कोड में चीज़ें डायरेक्टली दे देता है और आप उसको समझ नहीं पाते हो। इसलिए मैंने क्या किया, सारे कोडल प्रोविज़न को लगभग अच्छे से इलुब्रेट कर दिया था। इलुब्रेट का मतलब ये है कि मैंने उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया। आप कोड जब कभी खोलोगे 800/2007, तो आप देखोगे क्या पाओगे वहाँ पे कि चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब नहीं, मतलब सीधे सिंपली दे दिया, आप उसको समझो।
जब तक यहाँ पे हम डायग्राम से उसको क्लियर करते हैं तभी जाके चीज़ें और जल्दी समझ में आती हैं। इसलिए कोडल प्रोविजन जितने यहाँ पे लिखाए गए आपको क्लास में 1 से लेकर अभी तक जितनी क्लासेज हुई हैं आप कोशिश करिएगा वही फॉलो करिएगा, ठीक है। चल अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस आपका हो जाता है डिज़ाइन ऑफ वर्टिकल स्टिफनर। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पॉइंट एक एक करके हम लोग डील करते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ वर्टिकल स्टिफनर्स, डिज़ाइन ऑफ वर्टिकल स्टिफनर्स। पहला पॉइंट इसके बारे में बता रहा, दे आर यूज टू प्रिवेंट, दे आर सीधे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा कि वर्टिकल स्टिफनर क्यों यूज किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, ये सारी बातें आपको एग्जाम में मिल जाएंगी। दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब, मतलब बकलिंग ऑफ वेब को ये रोकता है। तो सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया बकलिंग ऑफ वेब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 3-4 बार मिल जाएगा। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे। तो प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन, डायगोनल कंप्रेशन, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है इसी में, दीज स्टिफनर्स आर नॉट डिजाइंड, दीज स्टिफनर्स are not designed as column। इनको कॉलम की तरह डिजाइन नहीं करते हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट या वर्टिकल रहते हैं। इनको एंड बेयरिंग की तरह डिजाइन नहीं करना है, तो इनको आप कॉलम की तरह डिजाइन नहीं करोगे। कॉलम में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ा था। इफेक्टिव लेंथ को आपको 0.7 × L1 रखना पड़ा था, प्लस उनको आप जगल्ड नहीं कर सकते थे, बेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन इन वालों को आप क्या कर सकते हो, बेंट कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली अभी कभी जाकर के देखना रेलवे ट्रैक के आसपास जहाँ पे कोई आपका रिवर ब्रिज होगा जिसके ऊपर आपका रेल निकलता है, रेलवे से ब्रिज होता है, तो आप देखोगे क्या इंटरमीडिएट जो होंगे उनकी जगलिंग होगी, लेकिन जो एंड बियरिंग स्टिफनर होंगे उनको जगल्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकली आपको सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा, तो आप एक बार जरूर देखिएगा कभी लाइफ में। डिजाइंड एज, दे आर नॉट डिजाइंड एज कॉलम, so ends of stiffeners need not, so ends of जो स्टिफनर आप बना रहे हो ये वर्टिकल, उसके जो एंड्स होंगे स्टिफनर need not have tight bearing with फ्लेंज। इसको आपको फ्लेंज के साथ बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम लोग कॉलम की तरह डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाता है। तो ये कॉलम की तरह डिज़ाइन नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसका कह रहा है, सिंस दे आर नॉट डिजाइंड एज कॉलम, सिंस दे आर नॉट designed as column, they can be juggled। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, they can be juggled। जगलिंग समझते हो? जगल्ड का मतलब होता है बेंट। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जगल्ड का मतलब है बेंट, बिकॉज ब्रैकेट में लिखता हूं दैट इज दे कैन बी बेंट, इनको बेंट किया जा सकता है, ठीक है। बेंट टू टच द वेब प्लेट, वेब प्लेट को टच किया जा सकता है, वेब प्लेट, सो दैट फिलर प्लेट नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड, सो दैट फिलर प्लेट नीड नॉट टू बी प्रोवाइडेड। कोई जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी प्रोवाइडेड, उसकी कोई बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पे समझना जरूरी है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अब इसको हम समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। तो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। कुछ इस तरीके से कहानी इसकी रहेगी।
बस 2-3 डायग्राम बनाते हैं छोटे छोटे ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ये है आपकी प्लेट, ये है प्लेट, दिस इज द प्लेट। सेम कहानी नीचे भी बनेगी, ये लाइन नीचे भी आएगी, ये एक लाइन दूसरी हो गई, ये एंगल सेक्शन की लाइन आपकी हो गई, ये आपकी एंगल सेक्शन की लाइन आपकी हो जाती है। ठीक है, चल अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो चीज़ें आपकी बनाई गई हैं। सपोज दैट कि आप वर्टिकल स्टेपनर यूज़ कर रहे हो, तो मैं इसको कहीं से कट करके दिखा रहा हूँ। सपोज दैट कि बीच से इधर से कट किया गया, एक्स एक्स मान लेते हैं, या 1-1 मान लो इसको, 1-1। ये बहुत बड़ा एक स्पैन था, यहाँ पे इसको मैं 2-2 मानता हूँ, मतलब कहीं पे ये कट करके लाया गया है। ठीक, मतलब आप देख सकते हो कि सपोज दैट इस डायरेक्शन में है, इसको इस तरीके से आप साइड से इसको देख रहे हो। कहाँ से देख रहे हो? साइड से। मैंने इसको इधर से कट कर दिया और इधर से कट कर दिया। अब बीच में मैं दिखा रहा हूँ इसका वर्टिकल स्टेपनर। कैसे? इस कहानी को समझ लेते हैं। कुछ इस तरीके से, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करोगे क्योंकि ये प्लेट है। ये कहानी आपकी कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चल इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ये आप यूज़ करोगे, पहले बना लेते हैं फिर सारी चीज़ें। वर्टिकल पहले बना देते हैं फिर हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू भी आपका डिस्कस करना है यहाँ पे। ये भी आप इस तरीके से बनाओगे, वर्टिकल साथ में हॉरिजॉन्टल भी दिखाना है। तो दिस इज़ द, ये है वर्टिकल आपका आ जाएगा। तो ये वर्टिकल स्टेपनर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। दिस इज वर्टिकल स्टिफनर। ठीक है, चलो उसके बाद में फर्दर आप यहाँ पे एक लाइन खींचो, ड्रा करो। साइड से आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका दिस फर्दर। फिर आप एक लाइन यहाँ पे ड्रा करिए और कुछ कहानी इस तरीके से आपकी सारी कहानी आ जाएगी। अब आपको दिखाना इसमें है हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकली भी दिखाना है। ये डबल प्लेट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, दिस इज द दिस, और इसके बीच में जो स्पेसिंग दी गई है दिस इज द, चलो इसको बना देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो समझने के लिए बस थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, बस आपको ये पता हो जाए कि कैसे चीज़ें डील कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है, उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, सपोज दैट ये है आपका ये, उसके बाद में आप यहाँ पे लगा रहे हो, ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, और उसके बाद में आप यहाँ लगा रहे हो। ठीक है, सपोज दैट ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, और ये लगभग आपके इसी के सीध में रहेगा। इसके लिए परेशान नहीं होना कि लाइन टेढ़ी हो गई, इसको एकदम आपको इसके सीध में ही रखना पड़ेगा। स्ट्रेट रहते हैं ना, इसको आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना डायमेंशन। ये है आपका डायमेंशन। चलो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। ओके, चलो फिर आप क्या करते हो, एक न्यूट्रल एक्सेस होती है, न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर भी आपको रखना पड़ता है। तो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, दिस इज द, दिस इज द स्टिफनर, इस तरीके से आपने इसको बना दिया। तो ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। ये आपका वर्टिकल स्टिफनर है, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो इस तरीके से। तो इसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सारा नाम, वर्टिकल स्टिफनर। ठीक है, और ये जो है आपके, इसको मैं नाम यहाँ पे देता हूँ, ये जो है आपके, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। इसको क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल मेंबर दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, और जो ये वर्टिकली दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्टिफनर। ओके, तो इसको आप क्या बोल पाओगे, वर्टिकल स्टिफनर। ये बातें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसको साइड से देखने में कैसे दिखाई पड़ेगा उसको मैं बना रहा हूँ। तो देखिए आपका जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ सारी चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे क्या, दिस इज द प्लेट सेक्शन, इसको मैं जोड़ूंगा यहाँ पे। ये है आपका आई सेक्शन, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं,
आई सेक्शन को यूज करते हैं। इसीलिए मैं दो लाइन क्यों दिखाता हूँ यहाँ पे, एक ये लाइन जो ऊपर वाली पट्टी दिखाई पड़ रही है ये आपकी है आई सेक्शन की, और नीचे वाली जो पट्टी है ये आपके एंगल सेक्शन की। तो दोनों पट्टी मैंने बना दिया इस तरीके से ताकि आपको यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से समझने के लिए बना देते। ये हो गया आई सेक्शन। अब यहाँ पे आप लगाइए एंगल सेक्शन। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, दिस इज द एंगल सेक्शन, ये है आपके पास एंगल सेक्शन। ये क्लियर हो गया आपको। इधर भी लगा दीजिए आप सेम कहानी, ये है आपका एंगल सेक्शन और इधर भी आप लगा के एंगल सेक्शन। तो ये आपका एंगल सेक्शन बन गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलर प्लेट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ पे जॉगलिंग कर सकते हो। जॉगलिंग कैसे होगी, कुछ इस तरीके से जॉगलिंग आपकी, ये है दिस इज कॉल्ड जॉगलिंग, दिस इज कॉल्ड जॉगलिंग, दिस इज कॉल्ड जगलिंग। जगलिंग का मतलब समझते हो क्या, यहाँ पे आप देखिए पहले क्या था, जब हम लोग एंड बेयरिंग की डिजाइनिंग कर रहे थे तो उसको जगल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसको स्ट्रेट लाना था, उसके लिए फिलर प्लेट हम लोग यूज करते थे। लेकिन इनको एज अ कॉलम डिजाइन नहीं करना क्योंकि ये इंटरमीडिएट या वर्टिकल स्टिफनर है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इनको जगल कर सकते हो। जगल कैसे किया गया, ये है स्टिफनर, इसको ला करके आपने इसको मोड़ दिया। तो गाँव में भी देखा होगा ज़्यादातर कोई चीज़ मोड़नी होती तो उसको जगल या बेंट आप काट सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड जगल्ड, दिस इज कॉल्ड जगल्ड और बेंट, इसको क्या बोलते हैं, बेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये कहानी आपकी हो गई। और इसको जो हम जोड़ देते हैं आपका बोल्ट या रिविट के माध्यम से, इस तरीके से आप चीज़ों को जोड़ सकते हो, इस तरीके से चीज़ों को आप जोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को जोड़ सकते हो। बाकी आप यहाँ पे इसको रिविट की सहायता से जो भी ज़रूरत पड़े आप इसको जोड़ सकते हो। तो ये कम से कम पता तो होना चाहिए जगलिंग क्या होता है। आप पढ़े तो जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं है आपको क्या चीज़ें हैं कि नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप फील्ड पे जाओगे तो कम से कम आपको पता तो हो, क्योंकि ये फील्ड पे बहुत यूज होता है कि आप अगर इंजीनियर जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें स्टिफनर की ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम आपको ये पता हो यार कितनी डिस्टेंस पे देते हैं। जगलिंग का मतलब क्या होता है, तो जगलिंग का मतलब कुछ नहीं होता, बेंड करना होता है। तो ये भी एक तरीके का जगल्ड है, दिस इज कॉल्ड जगल्ड। चल, तो ये कहानी मैंने बता दी, जगलिंग ऑफ स्टिफनर और बेल्ट। तो ये जगल्ड है, जगलिंग ऑफ स्टिफनर, स्टिफनर और बेंट, इसको क्या कर सकते हो, बेंट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। और किसको करते हैं ध्यान रखिएगा, ये कॉलम और एंड बेयरिंग के केस में जगलिंग अलाउ नहीं है। ये सिर्फ अलाउ किसके लिए है, जो वर्टिकल है और इंटरमीडिएट है। इनको वर्टिकल की बोलते हैं या इसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टिफनर। इनको वर्टिकल भी बोलते हैं और इंटरमीडिएट स्टिफनर भी बोलते हैं। तो ये कहानी आपकी लगभग सारी डील हो गई। अब हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है उसको डील करते हैं थोड़ा सा। इम्पॉर्टेंट ये है, जो तीसरा पॉइंट है उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ इसी के बारे में, क्योंकि इस पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर, spacing of vertical stiffener, this is not less than 0.33 d1 और not greater than 1.5 d1। मतलब 0.33 इंटू d1 से कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत क्लोज ही नहीं रखना चाहिए, और 1.5 इंटू d1 से इसकी स्पेसिंग ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको एकदम दिमाग में बना के रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेसिंग। और इसको अगर मुझे दिखाना हो तो मैं डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे दिखा सकता हूँ। कैसे, देखो क्या कह रहा है, उस पॉइंट को आप देखो अच्छे से, डायग्राम में कहना क्या चाहता है कि दिस इज नॉट ग्रेटर देन। तो वर्टिकल जो स्टिफनर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो हमको दे रखा है 1.5। तो जो ये डायमेंशन आपके सामने दी गई है, तो ये जो है आपके पास वर्टिकल लगा रखा है, आपने ये वर्टिकल दिया, ये वर्टिकल दिया, तो इनके बीच में जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 1.5 d1, और इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ नॉट लेस देन 0.33 d1। कम से कम इससे कम ना हो। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये 1.5 d1 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 0.33 d1 से भी कम नहीं होनी चाहिए। इतना तो मिनिमम आपको रखना है और इससे ज़्यादा भी नहीं जाना है। दूसरा इसका डायमेंशन मेंशन करना है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज आल्सो नॉट ग्रेटर देन 180 इंटू TW। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जब अगर आपको मेंशन करना हो किसके टर्म में,
कि अगर आपको मेंशन करना है थिकनेस ऑफ वेब के टर्म में मेंशन करना है तो 180 इंटू TW से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि 1.5 D1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ये डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है दिस इज नॉट ग्रेटर देन 270 इंटू TW, ये डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रही है ये 270 इंटू TW से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूँ, ये पॉइंट कह रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कई बार पूछे गए तो इसको ध्यान रखना है। अब इसको याद करने का देख सकते हैं, लेसर दिस इज द लेसर क्लियर पैनल डायमेंशन। अभी इसको समझाता हूँ, लेसर क्या है ग्रेटर क्या है। दिस इज नॉट ग्रेटर देन 180 इंटू TW, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसर का मतलब ये है कि जो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पेसिंग रखी गई है ये 180 इंटू TW से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, देखो क्या हो रहा है, ये जो पैनल है ये छोटा पैनल है जिसको मैं लेसर बोल रहा हूँ, और इस यहाँ से लेकर के ये जो गैपिंग बीच में दिखाई पड़ रही है ये कम से कम आपको ये जो ध्यान रखना है, ये जो वाली डायमेंशन है, ये वाली जो डायमेंशन आपको दिखाई पड़ रही है ये 270 इंटू TW से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कोड ने ऐसा प्रेफर किया है कि ये 270 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर क्लियर पैनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या हुआ, जब स्टिफनर लगाओगे पैनल डायमेंशन, तो जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे, क्या कहते हैं आपका दिस इज, अगर आप स्टिफनर यूज करोगे, देखो क्या हो रहा है, पैनल कैसे बने, पैनल जानते हो, सोलर पैनल नाम सुना होगा ना, बहुत सारे उसमें ग्रिड कटे होते हैं तो उसको पैनल बोलते हैं। अब ऐसा देखो, जैसे आपने वर्टिकल लगाया हॉरिजॉन्टल लगाया तो ये पैनल बन गए, क्या बन गए, इनको मैं पैनल बोल रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड पैनल, दिस इज कॉल्ड पैनल, इसको भी नाम दे देता हूँ पैनल। पैनल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। तो ये यही कहना चाह रहा है कि लेसर क्लियर पैनल डायमेंशन, लेसर का मतलब यहाँ पे होता है कि जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो वर्टिकली मेंबर आया है और ये जो वर्टिकल है, इनके बीच की स्पेसिंग को आपको 180 T इंटू W से ज़्यादा नहीं रखना है। और जो इस तरीके की जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर पैनल डायमेंशन या क्लियर डायमेंशन, ये जो है 270 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान है, वर्टिकल में थोड़ा आप बढ़ा सकते हो, हॉरिजॉन्टल में क्लियर डायमेंशन आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो। तो इनके बीच में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्टिकल स्टिफनर है, इनके बकलिंग के वेब के बकलिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा दूरी पे आप नहीं रख सकते। क्योंकि देखो कैसे इसको याद करना है, समझो, ये है वर्टिकल स्टिफनर, और इन वर्टिकल स्टिफनर्स को जैसे ही आप लगाओगे, अगर मैं इस वर्टिकल स्टिफनर को उठा करके थोड़ा और आगे बढ़ा दूं तो इनके बकलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए इसको 180 तक मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल में इतना बकलिंग के चांसेस नहीं रहते, जगह जगह पे आप हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें कम चांसेस है बकलिंग के, इसलिए इसमें आप डिस्टेंस क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कितना बढ़ा दिया आपने, 270। तो ऐसे याद रखना है, कैसे, सबसे पहले हमें याद रखना है 180 में 90 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 270। तो ऐसे याद रखना, 90 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 त्रुके 27, कुछ इस तरीके से याद रखो। 90 से ये भी कट जाएगा, 90 से ये भी कट जाएगा, तो ये 2 टाइम ये 3 टाइम, बस इतना याद रखना है। ओके, चल, तो ये कहानी हमारी लगभग क्लियर, और इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरी बात मैंने ये बताया था, अब देखो 1.5 और 0.33 का मतलब क्या है। देखिए D1 क्या है, D1 यहाँ पे डिस्टेंस आती है, D1 क्या है ये समझ लो। मैंने पहले भी बताया था कि D1 जो डिस्टेंस है वो होती है, दिस इज द डिस्टेंस। मैं समझा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दिस इज द D1। और आप बताओ यहाँ पे 1.5 D1 इसलिए किया गया है क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो D1 की वैल्यू होती है वो TW से हमेशा ज़्यादा होती है। देखो भाई, क्योंकि आपके TW क्या है, TW यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज द TW, थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब, किसकी थिकनेस होती है, वेब की। और D1 तो आपको पहले ही बता चुका, जो यहाँ से डिस्टेंस होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि D1 इज ग्रेटर देन क्या है, TW है। लगभग मान लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। D1 लगभग आपके मान के चलो, जैसे आई सेक्शन यूज़ करते हो, कभी 300 mm का होता है, 300 mm होता है, उसमें से कुछ आप एंगल घटा दीजिए इधर से, कुछ इधर से घटा दीजिए, लगभग 20-30 mm घटा देते हैं, 20-30 mm यहाँ से घटा दीजिए, लगभग ये 250 के आसपास आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 250।
मान लेते हैं कुछ देर के लिए भी डेप्थ हमारी जो वैल्यू है, देखो लगभग मान लेते हैं कि ये 250 आया, मान लेते हैं समझने के लिए। देखो इसको समझाना चाहता हूँ क्योंकि आपको चीज़ें कुछ क्लियर कराना चाहता हूँ कि क्यों 1.5 रखा गया, क्यों 180 रखा गया, इसको रीज़न बता देता हूँ। चलो मैंने इसको मान लिया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1.5 इंटू D1 से समझने के लिए, तो 1.5 इंटू D1 250 करोगे तो ये 15 से जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 से 375 mm। ठीक, तो ये आपका निकल के आ जाता है कितना, 375 mm। तो ये 375 आपको यहाँ पे, इससे ज़्यादा ये डिस्टेंस नहीं रखनी चाहिए। अब 180 इंटू TW की वैल्यू समझ लेते हैं कितना आएगा, लगभग 180 इंटू TW। लगभग ये डायमेंशन देखो 180 इंटू TW जब करोगे तो TW कितना मानते हो, वेब की थिकनेस 5 mm 6 mm ऐसे रखी जाती है, तो ये देखो बहुत ज़्यादा निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। तो 18 × 6 = 108, लगभग इतना निकल के आता है। ये डायमेंशन मैंने ऐसे चूज कर लिया, तो बस ये ध्यान रखना आपको है कि D1 वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, 300 400 भी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसलिए इससे कैसे कंपेरिजन किया गया, देखो यहाँ पे क्या है 180 इंटू TW है और ये 1.5 इंटू D1 है। ये वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको इसको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो 180 इंटू TW 1.5 इंटू D1, तो D1 एक्चुअली ज़्यादा होता है TW से, इसलिए यहाँ पे ये पैरामीटर 1.5 कर दिया जाता है। यहाँ पे TW कम होता है और ये 180 इसलिए ज़्यादा कर दिया जाता है। तो दोनों आपस में क्या है कि एक हिसाब से मेंटेन किया गया है। तो बस समझने के लिए बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे रखी गई हैं और कुछ इसमें नहीं लॉजिक है। तो 180 और 1.5D आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं, पॉइंट नंबर 5th पॉइंट कह रहा है एज द स्पेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज द, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका जो मैं लिखने जा रहा हूँ। एज द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर्स इंक्रीजेस परमिसिबल शियर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2-3 बार पूछा गया। परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द वेब decreases due to buckling of web, तो ये पॉइंट पे IES ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम स्पेसिंग बढ़ा दें वर्टिकल स्टिफनर के बीच में, अब जैसे स्पेसिंग का मतलब क्या जानते हो, ये है वर्टिकल स्टिफनर, तो वर्टिकल स्टिफनर आपने जो भी लगाया इनके बीच में जो स्पेसिंग है ना वो बढ़ा दो, मतलब एक यहाँ पे लगाया और एक जाकर के आपने यहाँ पे लगा दिया। अभी तक आप यहाँ पे लगा रहे हो, उसके बाद आपने यहाँ पे लगा दिया, मतलब इनके बीच में जो है स्पेसिंग आप क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते। अगर इनके बीच में स्पेसिंग बढ़ाओगे तो उसकी वजह से जो वेब की परमिसिबल अलाउबल जो रजिस्टिंग वैल्यू वो क्या हो जाती है, बहुत कम, क्योंकि अब क्या है इसके बकलिंग के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, जो वेब है ना, ये जो वेब आपको दिखाई पड़ रहा है इसके बकलिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन करते हैं, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे कहानी सारी लिखते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं सारे पॉइंट मेंशन करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं था, बस इसको समझाना था, बाकी आपको 180 और 270 याद रखना चाहिए, जो कि मैंने डायग्राम में भी आपको बता दिया। अब मैं इसको रफ करूँगा और आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है वो पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर इज सेड दैट कि द सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 6, द सर्विसिबिलिटी criteria for a प्लेट गर्डर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ध्यान रखा जाता है। जैसे आप बीम पढ़ते हो वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन, कोरोजन और फायर रेजिस्टेंस का ध्यान रखते हो, सेम थिंग यहाँ पे भी आपको सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान देना पड़ता है। तो ये पॉइंट कह रहा है क्राइटेरिया फॉर प्लेट गर्डर
डिजाइन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड ऑन होता है, बेस्ड ऑन मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब, बेस्ड ऑन मिनिमम थिकनेस, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब, उस पे ये बेस्ड ऑन होता है वेब, ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब, मतलब कि जो वेब की थिकनेस है वही डिसाइड करती है सर्विसिबिलिटी के क्राइटेरिया को। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इस पे कॉलम पे सपोज दैट कि कोई कंप्रेसिव लोड पी आ गया मान लेते हैं। अब देखो इसके जो बकलिंग, जिससे स्टिफनर नहीं लगाया था, स्टिफनर नहीं लगाओगे तो इसकी बकलिंग कुछ इस तरीके से होगी, इसकी बकलिंग कुछ इस तरीके से होगी, तो कुछ इस तरीके से इसकी बकलिंग आपकी अकर होगी, ठीक है, दिस इज द बकलिंग, ये कुछ आपकी बकलिंग अकर होती अगर आप स्टिफनर नहीं लगाते। तो ये जो आपका कंप्रेसिव लोड लगाने की वजह से जो इसकी बकलिंग होती है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉलम है तो प्रोफाइल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। तो डिफ्लेक्शन को ही आप क्या बोलते थे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी बोलते हो। तो सर्विसिबिलिटी में यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन को कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो थिकनेस है ना TW, दिस इज TW, तो TW मेंटेन कर रही है हमको है, जो थिकनेस ऑफ वेब है वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को पे ऊपर बेस्ड ऑन होती है। तो TW अगर बहुत ज़्यादा रखोगे तो डिफ्लेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे, TW बहुत कम रखोगे तो डिफ्लेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए एक प्रॉपर TW को मेंटेन किया जाता है ताकि उसकी हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकें। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्प्लाइस डिज़ाइन, स्प्लाइस डिज़ाइन इन प्लेट गर्डर। ये पॉइंट मेंशन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। स्प्लाइस डिज़ाइन वो क्या है, इसको डील करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं फ्रेंड, यहाँ पे एक आता है फ्लेंज स्प्लाइस। अब स्प्लाइस का काम क्या होता है सारी कहानी बता चुका हूँ, और एक आता है वेब स्प्लाइस। दोनों बातें डील कर देंगे एक साथ में, किसको लिए किसको डिज़ाइन करते हैं, सारी बातें यहाँ पे हम लोग डील करते हैं। देखिए स्प्लाइस का जो काम था हमारा, वो मेन पर्पज ये था टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेंबर। तो जैसे यहाँ पे क्या है, फ्लेंज स्प्लाइस है, तो आपको फ्लेंज दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है, फ्लेंज है। कई बार क्या होता है कि आपको किसी दूसरे के साथ इसको जोड़ना पड़ जाए, तो इसमें दूसरी प्लेट आकर के आप ऊपर कनेक्ट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, फ्लेंज बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं अंदर की तरफ दिखाऊं, ऐसे करके ऐसे डायग्राम दिखाऊं, सपोज दैट कि आपकी ये प्लेट लिमिटेड है इस तरीके से, ठीक। अगर ये लिमिटेड है तो आप क्या करिए, इसको अगर मुझे जोड़ना पड़ जाए तो सपोज दैट मुझे जोड़ना पड़ जाएगा तो मैं साइड से जोड़ूंगा, किसकी सहायता से, दिस इज कॉल्ड स्प्लाइस। तो दिस इज कॉल्ड स्प्लाइस, मैं साइड से ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, तो इसको जोड़ दिया आपने किसकी सहायता से, स्प्लाइस, तो इसको बोलते हैं फ्लेंज स्प्लाइस। तो दो फ्लेंजों को जोड़ना, दिस इज कॉल्ड फ्लेंज स्प्लाइस। और टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ फ्लेंज प्लेट, इसका मेन पर्पज रहता है कि फ्लेंज प्लेट की लेंथ को इंक्रीज करना। तो ये मेन पर्पज हमारा हो जाता है। टू इंक्रीज द, पहला पॉइंट है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ फ्लेंज प्लेट। ये कहानी मैंने आपको बता दी कैसे, डायग्राम से। आपको प्लेट की लेंथ बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, आपको स्प्लाइस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। प्लेट डिजाइन फॉर, इसको जो डिजाइन करते हैं, दूसरा पॉइंट है, ये पहला है, इट इज डिजाइंड फॉर एक्सियल फोर्स ओनली। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एक्सियल फोर्स। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो ध्यान है कि इसमें हम लोग एक्सियल फोर्स के लिए इसको डिजाइन करते हैं, बेंडिंग के लिए यहाँ पे ध्यान नहीं करते हैं क्योंकि फ्लेंज है। हालांकि फ्लेंज को हम लोग बेंडिंग के लिए डिजाइन करते थे, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपके बकलिंग के चांस रहते हैं ड्यू टू कंप्रेसिव लोड। अगर कोई पॉइंट लोड आ गया तो यहाँ पे बकल कर सकता है, इसलिए ध्यान रखा जाता है कि आपको यहाँ पे एक्सियल लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, ऐसा कोड ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है वेब, ठीक है। इसका भी काम क्या होता है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ वेब प्लेट। वेब प्लेट की लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए। तो आपको जो वेब दिखाई पड़ रही है, इसको क्या करोगे, साइड से आप क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो दिस इज कॉल्ड फ्लेंज। तो इसको क्या बोल पाओगे, फ्लेंज बोल पाओगे, ठीक है। तो ये साइड से आपने जो लगा दिया इधर उधर से, एक इधर से लगा दिया स्प्लाइस, एक इधर से लगा दिया, तो इसकी जो डिजाइनिंग होती है इसमें भी अगर आपको लगता है कि यार ये जो वेब है आपको प्रॉपर
डेप्थ या कम मिल पा रही है और आपको वेब बहुत ज़्यादा लेंथ की चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ की चाहिए, तो आप क्या करोगे, दो वेब को एक साथ जोड़ दोगे। सपोज दैट कि एक वेब ये है और एक वेब ये आपकी ऊपर से हो गई और एक वेब ये हो गई, दोनों को जोड़िए, साइड से आप लगा दीजिए क्या, स्प्लाइस लगा दीजिए। और स्प्लाइस का टॉपिक मैंने सेपरेट पहले से डील कर रखा है, ठीक। तो ये भी हो गया टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लेट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जो डिज़ाइन करते हैं, इट इज़ डिज़ाइन फॉर, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ डिज़ाइंड फॉर शियर एंड मूवमेंट, दोनों के लिए डिज़ाइन करते हैं, शियर प्लस मूवमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर वैसे तो हम लोग शियर वेब को ज़्यादातर तो शियर के लिए डिज़ाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोड ने बोला है कि हम लोग इसको शियर और मूवमेंट के लिए भी डिज़ाइन। देखो वेब क्या है, वेब के सबसे ज़्यादा फेल्योर के चांस रहते हैं शियर की वजह से, ओके। लेकिन यहाँ पे लेंथ बढ़ जाने के कारण यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी आता है, तो यहाँ पे बेंडिंग के चांस भी रहते हैं, बकल होने के चांस रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ थिकनेस कम होती है और इसमें बेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हैवी लोड आता है इसके जो भी आप डिज़ाइन करते हो प्लेट गर्डर, उस पर काफ़ी हैवी लोड आता है, ट्रक लोड हो सकता है, ट्रेन लोड हो सकता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट भी आ जाता है। इसलिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं शियर प्लस मूवमेंट के लिए, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, स्प्लाइस प्लेट्स आर प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड ऑफ वेब। तो यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट, स्प्लाइस plate are provided on each side of web। तो ये बात आपको एकदम दिमाग में रखना है, क्या इस साइड से भी आपको वेब के इधर लगाना है स्प्लाइस और इधर साइड से भी लगाना है, तो दोनों साइड से आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो ये कहानी आपकी हो गई किसकी, स्टिफनर की। अब एक पॉइंट ऐसा है जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कल एक बात भूल गया था, उसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि अगर सपोज दैट, नोट करके लिख लेना, पुराने नोट्स में मेंशन कर देना। मैंने एक बात यहाँ पे लिखाना ये है कि अगर ये 85 D1 डिवाइड बाई TW 85 से तो ज़्यादा हो और दिस इज लेस देन 200 हो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रोवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल स्टिफनर दोनों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस बात का एकदम ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनर, इंटरमीडिएट स्टिफनर, इस बात को आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टिफनर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो कल क्या पढ़ाया था, जब 90 से ज़्यादा होता है, तो 90 से ज़्यादा अगर होता है तो हम लोग सीधे वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू ली गई है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू आपने कंसीडर किया है वो अगर 85 से 200 के बीच में है तो आपको इंटरमीडिएट या आप उसको बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिला के आप प्रोवाइड करोगे। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो D1/TW रेशियो हम लोग लेते हैं, ये वैल्यू ज़्यादातर इसे आपको 85 इंटू अपसाइलन रखते हैं। अपसाइलन की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 250/FY, इसको बोलते हैं यील्ड रेशियो। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड यील्ड रेशियो। ये अक्सर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, यील्ड रेशियो, ये यील्ड रेशियो को बताता है। और हम लोग हर केस में आपको ये वैल्यू 1 मान के चल रहे हैं, दिस इज द 1, बिकॉज 225 FY की जो वैल्यू है, दिस इज कमिंग टू बी 250। FY अगर आप 250 यहाँ पे रख दोगे तो 250 डिवाइड बाई 250 इजकल टू 1 आ जाएगा। तो हर केस में हम लोग यहाँ पे 1 मान के चलें, तो 200 इंटू अपसाइलन होना चाहिए। अगर आपको कल को ऑप्शन में 250 इंटू अपसाइलन देता है तो आप उसको अपसाइलन मान लोगे, अगर नहीं देता है तो 1 मान के चलोगे। तो सिंपली आप जहाँ पे भी कल मैंने समझाया था D1 डिवाइड बाई TW इजकल टू 200, 400 जो भी माना, तो वहाँ पे जो 400 आप लिखते हो वो ऐसा एक्चुअली में ये था, क्या था, ये था एक्चुअली, एक में था 90 इंटू अपसाइलन, एक में 200 इंटू अपसाइलन, एक में आपका 250 इंटू अपसाइलन और एक में आपका था 400 इंटू अपसाइलन, और हर जगह पे ये इसकी वैल्यू मैंने 1 मान के चली थी। तो इस चीज़ को मैंने आज बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हमारा जो है स्टिफनर टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये तो पूरा कंप्लीट था, क्योंकि देखिए इस पर फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम इस पर 20 क्वेश्चन लगभग करेंगे, जो कि ES में
SSC JEE में आए होंगे, तो उसको जब डील कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी डील किया गया यहाँ पे थ्योरी क्लास में वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।